हेलो स्टूडेंट्स। आज हिस्ट्री के चैप्टर 1 हम लोग लेकर आए हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो बच्चों, राष्ट्रवाद के बाद बताए थे अपने देश के प्रति लगाव को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। अपने देश के प्रति लगाव को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। ठीक है बच्चों। हम ये भी इसके अंदर बताया कि राष्ट्रवाद को किसने फैलाया था। अगर राष्ट्रवाद को देखा जाए तो फैलाने वाला कौन था? नेपोलियन। कौन फैलाने वाला था? नेपोलियन। ठीक है बच्चों, कौन था? नेपोलियन। और नेपोलियन का जैसे ही पतन हुआ तो फिर इन लोग अपना 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सब देश मिले और पुनः पुरातन व्यवस्था को चालू कर दिए। तो इसमें एक तो और आता है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का नाम आता है। मेटरनिख मेटरनिख का नाम। मेटरनिख ने क्या किया था बच्चों? 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक जब तक शासन किया तब तक वो किसी भी तरह का सुधार नहीं किया, बल्कि वो पुरातन व्यवस्था को ला रहा था। पुरातन व्यवस्था को क्या कर रहा था? वो पुराने समय से जो आ रही थी व्यवस्था को उसने लादना शुरू किया। तो बच्चों, हम लोग ये भी बताए थे कि जो ये मेटरनिख था, ये जो जर्मनी था, जो जर्मनी था, या इसके अलावा हम आपको बोले जो ये इटली था, तो इटली को कितने भागों में बांटा था बच्चों? तो हम बताए थे इटली को कितने भागों में बच्चों बांटा था। तो बच्चों देखिए, हम बता रहे हैं आपको इटली में फिर से कर लिया जाए रिवीजन। देखिए इटली को कितने भागों में बांटा था? जो सिसिली और नेपल्स, सिसिली और नेपल्स, सिसिली और नेपल्स पर सिसिली और नेपल्स पर किसका शासन था? तो बच्चों बुर्बो राजवंश का। कौन सा बच्चों? बुर्बो राजवंश। रोम था, रोम पे किसका अधिकार था? पोप पर। रोम पर जो किसका अधिकार था? पोप का। ठीक ना बच्चों, यही पोप था, ये धर्मगुरु कहलाता है। ठीक ना। और अगर हम लोग बच्चों, रोम पे किसका अधिकार था? रोम पे पोप का अधिकार था। बच्चों किसका अधिकार था? पोप का अधिकार था। और बात कर लिया जाए लोम्बार्डी, लोम्बार्डी, वेनेसिया पे किसका अधिकार था बच्चों? ऑस्ट्रिया का। किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का। और बात कर लिया जाए तो और एक आ रहा था बच्चों आपका, जो था परमा, परमा, मोडेना, मोडेना, टस्कनी। टस्कनी पर किसका जो शासन था बच्चों? हैब्सबर्ग का। हैब्सबर्ग राजवंश का शासन था। और एक ठो आता है आप लोगों को सोर्डिनिया पिंड माउंट। कौन आता है बच्चों? सोर्डिनिया पिंड माउंट। सोर्डिनिया और पिंड माउंट पर किसका शासन था बच्चों? तो वो अस्ट वो इत, वो किसको दिया था बच्चों? वो आपको दिया था इटली को ही, इटली के अधिकार में था। ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम लोग देखा जाएगा लगभग इटली को हम लोग 13 को राज्यों में बांटा गया था। और वहीं अगर बात किया जर्मनी को, तो जर्मनी को 39 ठो। लेकिन ऐसे तो 39 ठो बोला जाता है, लेकिन तो अगर छोटा बड़ा बात किया तो बहुत सारा आ जाता है। जो मुख्य था जो ये इटली का है, तो इटली के बच्चों 13 भागों में बांटा गया था। तो बता दिए कौन कौन से भागों में बांटा था। तो चलिए आगे हम लोग का जो देख रहे हैं टॉपिक हम लोग क्या है बच्चों? जुलाई 1830 की क्रांति। जो ये जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? तो बोला जाए कि जो चार्ल्स दसवां, इसके पीछे हम लोग पढ़े थे, जो चार्ल्स जो दसवां था उसने क्या किया था? कुछ परिवर्तन किया था। एक प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता एवं जनतांत्रिक भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। जो लोगों के प्रति जो राष्ट्रीयता की भावना जो उग्र जो चल रहा था, तो उसको क्या करने लगा? दबाना शुरू किया था। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। जो लोकतंत्र था उसको बोल रहा था कि व्यक्ति न माने, तो इसलिए उसने क्या किया था? गतिरोध उत्पन्न कर रहा था, यानी लोगों को उससे भड़का रहा था। तो उसने अपना किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? पोलिगनी को उसने पोलिगनी को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनी ने पूर्व में 18वें द्वारा जो 18वीं जो लुई 18वां था, पोलिगनिक ने पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग, यानी जो समान नागरिक था, यानी हर व्यक्ति को जो सब व्यक्ति का अधिकार था, तो उसमें हटाकर आपको जो भी बड़े परिवार के जो वर्ग थे, जो धनी वर्ग के थे, तो उसको उसको विशेष अधिकार थे विभूषित करने का प्रयास किया। इस कदम का उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। जो उदारवादी थे, जो अपने देश के प्रति लगाव समझ रहे थे, तो उसने उसको क्या समझा बच्चों? षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनी के विरुद्ध असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दासवान इस विरोध का प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया। इसने एक और 4 को नियम लगाया, लेकिन लोग वहाँ को जो समझने लगे कि ये लोग उन लोगों पर जबरदस्ती आरोप थोपा जा रहा है। तो इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 में गृहयुद्ध आरंभ हो गया। तो बच्चों, जो जैसे ही वो देखिए
जो ये चार्ल्स दसवां था तो उसने 4 अध्यादेश जारी किया। तो वहाँ के जो लोग थे इसके विरुद्ध में क्या किए, आंदोलन किया, और यही आंदोलन के कारण जो पेरिस था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी क्रांति दौड़ गई। और यह क्रांति कब हुई थी बच्चों, तो जुलाई 1830 ईस्वी में गृह युद्ध हो गया, और इसे ही जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। जो ये क्रांति हुई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुलाई की क्रांति। परिणाम तो चार्ल्स दसवां था जो अपना राजगद्दी त्याग कर और कहाँ भाग गया, इंग्लैंड। इस तरह फ्रांस में बुर्बो के शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। तो उस जैसे ही चार्ल्स दसवां इंग्लैंड भागा तो वहाँ का जो एक शासन था बुर्बो राजवंश, उसको क्या हो गया, अंत हो गया। फिर आगे देखिए बच्चों क्या बोल रहा है कि फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो राजवंश के स्थान पर आर्यस वंश। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस राजवंश के बाद आर्यस वंश की स्थापना हुई। तो बच्चों बुर्बो राजवंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई, तो आर्यस वंश की स्थापना हुई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन में सत्ता प्राप्त की। अतः उसकी नीतियाँ उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र में निमित्त रही। तो बच्चों इसको 1830 की क्रांति को कुछ प्रभाव देख लिया जाए। जाने से पहले हम लोग 1830 की क्रांति के फिर से एक बार रिविजन कर लिया जाए। बच्चों जो जो जुलाई 1830 की क्रांति थी, तो इसका मुख्य कारण था जो चार्ल्स दसवां था, वह कैसा कैसा बच्चों था, तो वो निरंकुश था, ठीक ना। तो उसने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया, पोलिगने को। उसने अपना प्रधानमंत्री पोलिगने को नियुक्त किया। पोलिगने के भी क्या था, वो भी पोलिगने भी क्या किया, पोलिगने 18 जो लुई 18वां द्वारा जो नागरिक संहिता था, तो उसके स्थान पर कौन सा व्यक्ति उसने स्थापना किया, उसने शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की, जिससे वहाँ के लोगों में असंतोष की भावना प्रकट हुई, जिसके कारण वहाँ पर क्या हुआ, आंदोलन हुआ। और यह आंदोलन कहाँ हुई, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक ना बच्चों, यह आंदोलन कब हुआ था, तो 25 जुलाई 1830 को। तो इसी क्रांति को हम लोग क्या बोलते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। और वहाँ पर जो राजा था चार्ल्स दसवां, वो फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड चला गया, और वहाँ पर किस वंश की फिर से स्थापना हुई बच्चों, तो आर्यस वंश की स्थापना हुई। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देख रहे हैं तो 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या था। 1830 की क्रांति का प्रभाव हम लोग देख लिया जाए। बोल रहा है कि इस प्रकार जुलाई क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। जो ये कट्टर प्रतिक्रिया था, उन लोगों का प्रभाव क्या हो रहा था, कम। वास्तव में क्रांतिकारी मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। जो ये फ्रांस में जो क्रांति हुआ था, 1789 की अगर क्रांति हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग जो 1789 क्रांति पढ़ेंगे बच्चों, तो हम लोग का पता चल जाएगा कि बच्चों ये 1789 क्रांति का कारण क्या था बच्चों, ठीक ना। तो ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, 1789 क्रांति क्यों हुआ था। तो ये बोल रहा है कि फ्रांस की क्रांति की पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। जो वियना कांग्रेस का जो वियना में जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में, उसको क्या कर दिया, निर्मूल सिद्ध कर दिया। वो किसी भी तरह का वो सम्मेलन नहीं हुआ था। इस प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा, और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनैतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, देखिए इसी में हम लोग बच्चे पढ़ेंगे, इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर वीडियो इसमें बनाया जाएगा तो थोड़ा लंबा होता चला जाएगा। अगर हम लोग देखा जाए तो जो ये हम लोग का इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण हम लोग को समझना अति जरूरी है, तो इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे बच्चों, ठीक ना। तो देखिए हम लोग इसी का अलावा हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद में, तो इटली, जर्मनी का एकीकरण, यूनान, पोलैंड, हंगरी, और इसके प्रति राष्ट्रीयता के भावना के प्रभाव के कारण आंदोलन खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगा, जिससे फ्रांस की एक और क्रांति की स्थापना पृष्ठभूमि तैयार हुआ। तब हम लोग पढ़ेंगे लुई फिलिप। तो ये लुई फिलिप के कारण क्यों हुआ, ठीक है बच्चों, हम लोग देखेंगे लुई फिलिप। तो बच्चों जो ये फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गया। तो जो इस समय जो क्रांति हुआ था, तो उस समय वहाँ का जो शासक था वहाँ पर कौन था बच्चों, लुई फिलिप था। तो हम लोग देख रहे हैं कि लुई फिलिप, तो लुई फिलिप जो सन 1848 की क्रांति के कारण क्या था बच्चों, हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति को तो पढ़ लेते हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति के समय वहाँ का जुलाई 1830 की क्रांति के जो शासक था उस समय कौन था बच्चों, लुई दसवां। और लुई दसवां ने किसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था सॉरी बच्चों, चार्ल्स दसवां ने किसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था बच्चों, जो चार्ल्स दसवां था उसने किसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था बच्चों, उसने नियुक्त किया था पोलिगने को।
ठीक ना। आगे हम लोग देख रहे हैं कि 1848 की क्रांति के समय का शासक कौन था। जो लुई फिलिप था एक उदारवादी शासक था, तो इसके इसलिए उदार था बच्चों, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। वो जिसको चाहता तो जो जैसा चाहता तो वैसा प्राप्त करता था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। देखिए बच्चों, उसने क्या किया था कि जो ये लुई फिलिप था, उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति, यानी जो मध्यम वर्ग है उन लोगों को धनी की ओर ले जाने के लिए एक नीति अपनाया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए उसने सन 1840 में किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया बच्चों, गीजो को। किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया बच्चों, गीजो को, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। जो प्रधानमंत्री था गीजो, वो भी कैसा था बच्चों, तो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। वो किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहता था। जो आप जैसे शासन कर रहे हैं आप वैसे ही शासन कीजिए, हम किसी तरह का सुधार नहीं करेंगे। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन काल में कार्यों में रुचि नहीं थी। उसने क्या किया, जो लुई फिलिप था ये क्या किया था बच्चों, पूंजीपति वर्ग को रखता था। आपको शासन में इंटरेस्ट हो या ना हो, फिर भी उसको क्या रखता था, जो शासन कार्य में रखता था। जो अल्पमत में भी था, जो वहाँ पर जो चुनाव चल रहा था, जो वहाँ पर जो उनका संख्या था बहुत बच्चों कम था। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। जो ये फिलिप था उसको न वो अच्छा सुधार करता था, न उसके पास विदेश नीति थी और न ही किसी तरह की वो सफलता हासिल हो पा रहा था। उसके शासनकाल में देश में भुखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। जो ये लुई फिलिप था, तो उसके शासनकाल में क्या होने लगा बच्चों, तो इसके शासनकाल में भुखमरी बढ़ने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, तो जिससे वहाँ के लोगों में क्या हो गया, उसके उसके जो लोग थे फिर वहाँ पर भी क्या करने लगे बच्चों, वहाँ पर आलोचना होने लगी। जो वहाँ उसका प्रधानमंत्री था गीजो, गीजो क्या होने लगा, आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। देखिए, अगर वहाँ पर बात किया जाए तो जो ये पेरिस था, तो वहाँ का जो भुखमरी वहाँ पर हो गया था बच्चों, और बेरोजगारी भी था, क्योंकि जो गरीब लोग थे उनके पास ना भोजन की व्यवस्था थी और ना ही उन लोगों के पास काम करने का कुछ साधन था। लेकिन जो ये गीजो था उसने पेरिस के थियर्स में एक विशाल भोज का आयोजन किया था, जिससे वहाँ के लोगों में क्या हो गया बच्चों, असंतोष की भावना जगी। और यही जो गरीब लोग थे इसी ने उन लोगों पे क्या कर दिया, आंदोलन चालू कर दिया। जगह जगह पर अवरोध लगाए गए, लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग कर ये भी कहाँ भाग गया बच्चों, इंग्लैंड चला गया। तत्पश्चात जो बोल रहा है कि तत्पश्चात किसका स्थापना हुआ बच्चों, तत्पश्चात नेपोलियन नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। और वहाँ पर जो मताधिकार था वो हर व्यक्ति अपना क्या करने लगते थे, डालते थे। लेकिन उस समय अभी औरत नहीं डालनी थी, उस समय सिर्फ पुरुष डाल रहे थे। सिर्फ किसको अधिकार था बच्चों, पुरुषों को। और काम की अधिकारी गारंटी दी। गणतंत्रवादियों के नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्लॉ था। तो हम लोग लुई ब्लॉ पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, ठीक ना। जो हम लोग पढ़ेंगे रूस की क्रांति या साम्यवाद या समाजवाद, जो जिसका चैप्टर 2 का नाम है, तो उसमें हम लोग लुई ब्लॉ का पढ़ेंगे। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और फिर लुई नेपोलियन सम्राट से फ्रांस का सम्राट बना। और वहाँ का फिर कौन बना बच्चों, नेपोलियन। वहाँ का जो कौन सम्राट बना बच्चों, नेपोलियन, ठीक ना बच्चों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस क्रांति ने सिर्फ रोम की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीयकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों की ओर आगे बढ़ा, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। और जैसे ही देखिए, अगर बच्चों हम लोग पहला अगर क्रांति पढ़ेंगे तो अमेरिका, उसके बाद फ्रांस, और फ्रांस के बाद जितने भी देश थे सब अपने लिए क्या होने लगे, सब एक होने के लिए आंदोलन करने लगे। और धीरे धीरे जितने भी देश थे, जो देश थे जो जिनमें सब टूट फूट चुका था, सबको निर्माण करके एक देश बनाया गया। तो बच्चों हम लोग अब पढ़ेंगे इसमें। देखिए पहला हम लोग आ रहा है इटली का एकीकरण, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप लोग हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इटली का एकीकरण कैसे कैसे हुआ था। और इटली के करण के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको एकदम एक बार में उस सबका इटली का करण खत्म हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम देखें जाए इटली का एकीकरण, तो इटली के एकीकरण का अगर सबसे अगर आरंभ किया जाए तो इटली में कौन थे, मेजिनी। कौन थे बच्चों, मेजिनी। अगर इटली के करण की जनक अगर देखा जाए तो सिंपल कौन आता है बच्चों, मेजिनी। अगर यही क्या किए थे वहाँ पर ये, अगर यूरोप का बात किया जाए तो नेपोलियन, लेकिन अगर इटली का बात किया जाए कि इटली के करण का श्रेय किसको जाता है तो बच्चों, मेजिनी को जाता है, ठीक ना बच्चों।
किसको से ले जाता है, मेजनी को जाता है। फिर उसके बाद आपको कौन पढ़ेंगे, आपको काउंट काबूर, दूसरा पर हम लोग पहला पर मेजनी आता है, दूसरा पर हम लोग का क्या हो जाएगा काउंट काबूर, और तीसरा पर हम लोग पढ़ेंगे गैरीबाल्डी। ठीक है ना बच्चों, गैरीबाल्डी। तो इस सब को हम लोग देखेंगे कि ये जो मेजनी थे, जो ये मेजनी थे, जो ये मेजनी थे, इसने क्या किया, मेजिनी, जो ये मेजिनी थे, इसने क्या किया था कि इटली के एकीकरण की नींव डाली थी। बच्चों ये क्या सोच रहे थे, नींव डाली थी। वहाँ के लोगों को मिलाकर एक ठो संस्था का स्थापना किया, लोगों को मिलाकर, यानी 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली की स्थापना किया, और 1834 में यंग यूरोप। उसने सोचा कि अगर, उसने एक नारा दिया था कि अगर देश को विकास करना है तो जो देश की बागडोर है वो युवाओं के हाथ में दे दो। तो इसके तरीके से उसने 1831 ईस्वी में उसने किसकी स्थापना की बच्चों, यंग इटली की। किसकी स्थापना की बच्चों, यंग इटली की। और 1834 ईस्वी में किसकी स्थापना की बच्चों, यंग यूरोप के, यानी जितने भी युवा हैं यूरोप के सबको मिलाकर एक संस्था बनाया जिसका नाम था यंग यूरोप। और जो इटली के में जो लोग थे तो उसको क्या 1831 में बनाया, यंग इटली। ठीक है बच्चों। लेकिन उस समय अगर बात किया जाए जो ये हम लोग का, जो हम लोग का इटली का जो उस समय शासक था, तो जो इटली का हम लोग का शासक था तो कौन था बच्चों उस समय हम लोग का देख पढ़ेंगे तो जो वहाँ का हम लोग का चार्ल्स अल्बर्ट था। अगर वहाँ का देखा जाए बच्चों, जब हम लोग का यहाँ का जो इटली का जो शासक था उस समय कौन बच्चों था, चार्ल्स अल्बर्ट था। ठीक ना बच्चों, कौन था, चार्ल्स एल्बर्ट, चार्ल्स एल्बर्ट था। ठीक ना। ये सोच रहा था कि इटली का एकीकरण हम करेंगे। उधर पोप था, पोप, पोप सोच रहा था कि इटली का एकीकरण हम करेंगे, और मेजनी सोच रहा था कि मेजनी कि इटली का एकीकरण हम करेंगे। लेकिन उधर उधर अगर बात किया जाए तो जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक ने क्या किया था बच्चों, उसने आक्रमण कर दिया। जैसे ही आक्रमण किया तो जो ये चार्ल्स एल्बर्ट था वो यहाँ का गद्दी छोड़कर बच्चों वो भाग गया। और इस प्रकार मेजनी भी क्या किया, वो अपना, उसने भी अपना देश छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर गया बच्चों। तो इसके लिए हम एक तो अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही। थैंक यू।